आप यहाँ इस हाल में? भारत के सबसे बड़े रिसॉर्ट समूह के मालिक राजवीर सिंह ओबेरॉय ने 10 साल पहले अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था। वजह थी उसका कथित अफेयर स्कैंडल। उसे बिना एक पैसे दिए घर से निकाल दिया गया था। लेकिन आज 10 साल बाद वह उसे अपने ही होटल में दोबारा मिला, और किसी रूप में नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी के रूप में। इतना ही नहीं, उसने उसे एक ग्राहक से थप्पड़ खाते हुए देखा था। उसके मन में गुस्से के साथ साथ एक सवाल भी उठा, वह इस तरह की दयनीय हालत में क्यों थी? आखिर पिछले 10 सालों में उसके साथ क्या हुआ था? असली कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि खुशियां और सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहें। गोवा के पणजी में सुबह की हवा ठंडी लेकिन साफ थी। समंदर की हवा जब गलियों से होकर गुजरती तो रिसॉर्ट के पीछे कर्मचारियों के आने जाने वाले दरवाजे के शीशे पर भी नमक की हल्की नमी छोड़ जाती। अंजलि शर्मा हमेशा उसी दरवाजे से अंदर आती थी। हैंडल पकड़ने से पहले वह अपने दस्ताने ठीक करती। डिटर्जेंट इतना तेज था कि थोड़ी सी भी लापरवाही से नाखूनों के नीचे की त्वचा फट जाती थी। इलाज के पैसे बचाने के लिए अंजलि हमेशा बचाव का रास्ता चुनती थी। अंजलि ने चुपचाप अपनी हाजिरी लगाई। जब मशीन से बीप की आवाज आती तभी उसे लगता कि दिन की शुरुआत हुई है। समय हमेशा की तरह सटीक था, सुबह के 7:30। अंजलि ने कभी इस समय को नहीं तोड़ा था। कमरों तक का रास्ता उसके शरीर को याद हो चुका था। लिफ्ट में जाने से पहले वह अपनी ट्रॉली के पहियों को एक बार धकेल कर देखती और जांचती कि डिटर्जेंट की बोतल का ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं। तौलियों के बंडल वजन को संतुलित करके रखे गए थे। अंजलि ट्रॉली का हैंडल पकड़े हुए कॉरिडोर में चल रही थी। मोटे कालीन पर उसके कदमों की आहट दब जाती थी और इस वजह से लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि वह कब उनके पास से गुजरी। रूम क्लीनर यानी हाउसकीपर हमेशा ऐसे ही अदृश्य रहते थे, जैसे वो होकर भी न हो जिनकी जरूरत तो हो पर जिन्हें कोई याद न रखे। कमरे के दरवाजे के सामने अंजलि ने एक गहरी सांस ली। कार्ड की लगाने का क्षण हमेशा सावधानी भरा होता था। जब बत्ती हरी हो जाती और दरवाजा खुलता तब मेहमानों द्वारा छोड़े गए समय को साफ करने का काम शुरू होता था। बिस्तर की चादर गलत तरीके से खींचने पर कलाई में दर्द हो जाता और बाथरूम के फर्श पर पानी के हल्के दाग रह जाते थे। अंजलि ने फर्श पहुंचते समय अपने हाथ की गति को एक जैसा बनाए रखा। कहाँ जोर लगाना है और कहाँ हाथ ढीला छोड़ना है, यह साफ होना चाहिए ताकि हाथों को कम नुकसान पहुंचे। अंजलि ने इस काम की लय सीख ली थी। तेज लेकिन जल्दबाजी नहीं, बारीकी से लेकिन समय बर्बाद किए बिना। उसने एक पल के लिए खिड़की का पर्दा हटाया। समंदर दिख रहा था। इस समय का समंदर हमेशा एक जैसा होता था, शांत और गहरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंजलि ने पर्दा वापस बंद कर दिया। जब भी उसे याद आता कि इस रिसॉर्ट का मालिक कौन है तो उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती थीं। राजवीर सिंह ओबेरॉय। 10 साल पहले इस नाम ने अंजलि की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। वह जिसे प्यार करती थी, जिस पर विश्वास करती थी और जिसने उसे छोड़ दिया था। अंजलि ने जानबूझकर अपने विचारों को रोक दिया। यहां वही टिक सकता था जो सोचना बंद कर दे, जो अपनी भावनाओं को ताक पर रख दे। वही महीने के अंत में तनख्वाह पाता था। दोपहर के खाने का समय होते ही उसका फोन बजा। अलार्म था। अंजलि ने कॉरिडोर के आखिर में खिड़की के पास अपनी ट्रॉली खड़ी की और जल्दी से स्क्रीन देखी। सिर्फ एक शब्द लिखा था, दवा। अंजलि ने उस अलार्म को कभी नहीं हटाया। उसे लगता था कि हटाने से उसका मन कमजोर पड़ जाएगा। बेटे की दवा समय पर देनी होती थी। एक बार भी देर हो जाए तो रात में उसकी खांसी बढ़ जाती थी। अंजलि का घर रिसॉर्ट से गाड़ी से 10 मिनट की दूरी पर एक पुरानी बिल्डिंग में था। दिन में धूप अच्छी आती थी, लेकिन रात में समंदर की हवा दीवारों की दरारों से अंदर आ जाती थी। अंजलि को वह हवा बुरी नहीं लगती थी, कम से कम हवा साफ तो थी। जब वह मुंबई में रहती थी तो खिड़की खोलने से भी डरती थी। प्रदूषण का अलर्ट आते ही उसका बेटा खांसने लगता था। उसकी खांसी इतनी गहरी और लंबी होती थी कि कोई बड़ा भी सुनकर डर जाए। आरव का चेहरा छोटा और आंखें बड़ी थीं। जब वह हंसता तो अपनी उम्र के बच्चों जैसा ही लगता था, लेकिन रात में कभी कभी उसकी सांस फूल जाती थी। आरव की सांस की बीमारी की रिपोर्ट में मुश्किल शब्द लिखे थे। डॉक्टर ने धीरे धीरे समझाया था कि यह एक तरह का ब्रोंकाइटिस है। बार बार इन्फेक्शन होने से सांस की नली कमजोर हो सकती है।
और हवा की गुणवत्ता और नमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह सुनने के बाद अंजलि उस दिन अस्पताल के गलियारे में काफी देर तक खड़ी रही थी। प्रबंधन शब्द दूसरों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन अंजलि के लिए यह 1 महीने के किराए जितना भारी था। इसीलिए उसने यहां आने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां हवा साफ हो, जहां उसका बेटा आसानी से सांस ले सके। अंजलि को अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। बस यहां आते हुए उसने मन ही मन एक बात की कसम खाई थी, पकड़ी नहीं जाऊंगी। यह उसके पूर्व पति राजवीर सिंह ओबेरॉय की कंपनी थी, एक ऐसा समूह जिसके पूरे देश में रिसॉर्ट और होटल थे, एक ऐसा नाम जो कभी कभी खबरों में आता था। अंजलि जब भी उस नाम के बारे में सोचती तो उसकी गर्दन अकड़ जाती थी। लेकिन यहां एक रूम क्लीनर सिर्फ कॉरिडोर में सिर झुकाकर और कमरों के अंदर ही काम करती थी, इसीलिए अंजलि को यकीन था कि सब ठीक रहेगा, वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी। शाम को अंजलि घर लौटी। छोटी सी रसोई में उसने चावल धोए और दाल गरम की। आरव अपनी मेज पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। अंजलि ने एक बार अपने बेटे की पीठ को देखा, वह अभी भी बहुत छोटा था और यही देखकर उसका दिल दुखता था। जब भी आरव खांसता, अंजलि को लगता कि उसे और तेज दौड़ना होगा। खाने के बाद अंजलि ने दवा का पैकेट निकाला। उसने तारीख के हिसाब से सब कुछ व्यवस्थित रखा था और एक एक करके उंगली से झांचा। आरव ने दवा खाई और पानी पिया। यह सब इतना सामान्य हो गया था कि अंजलि को कभी कभी इससे डर लगता था। आदत मन को सुन्न कर देती थी और उसे डर था कि सुन्न होकर वह कोई गलती न कर बैठे। जैसे ही रात गहरी हुई, आरव ने खांसना शुरू कर दिया। पहले हल्की खांसी थी, लेकिन जल्द ही वह लंबी हो गई। अंजलि तुरंत उठी और नेबुलाइजर निकाला। दवा डालकर मशीन चालू करते ही विंग की आवाज कमरे में गूंजने लगी। आरव ने मास्क चेहरे पर लगाया और चुपचाप सांस लेने लगा। अंजलि उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे उसकी बॉट पीठ थपथपा रही थी, आराम से, ज्यादा जोर से नहीं। जब तक आरव की सांस सामान्य नहीं हो गई, अंजलि ने अपने होंठ कसकर बंद रखे। इस समय वह रो नहीं सकती थी। अगर वह कमजोर पड़ती तो उसका बेटा भी कमजोर पड़ जाता। मां, मैं अब ठीक हूं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। अंजलि ने सिर हिलाया। हां, तुम ठीक हो जाओगे। यह बात उसने बेटे के लिए भी कही थी और खुद के लिए भी। आरव के सो जाने के बाद भी अंजलि काफी देर तक बत्ती बंद नहीं कर पाई। खिड़की के बाहर से हवा के गुजरने की आवाज आ रही थी। अंजलि ने अपनी हथेलियां खोलकर देखीं। दिन में डिटर्जेंट के संपर्क में आई उंगलियों में हल्की जलन हो रही थी, लेकिन यह जलन सहनीय थी। असली समस्या कहीं और थी, उन चीजों में जो दिखाई नहीं देती थीं। किसी का मूड, किसी की गलतफहमी, किसी की ताकत। अंजलि ने अगले दिन का काम का शेड्यूल देखा। उसमें एक वीआईपी कमरे की लाइन भी शामिल थी। अंजलि एक पल के लिए रुकी। वीआईपी कमरों में हमेशा सावधान रहना पड़ता था। एक भी चीज अपनी जगह से हटी तो तुरंत शिकायत आ जाती थी। अंजलि ने कागज पर लिखे कमरे का नंबर एक बार फिर पढ़ा। यह सिर्फ एक नंबर था, लेकिन उसका मन अजीब तरह से बेचैन था। यह बेचैनी बेवजह नहीं आती थी, इसके पीछे हमेशा कोई कारण होता था। अंजलि ने कागज को मोड़कर दराज में रख दिया और चुपचाप बत्ती बुझा दी। समंदर अभी भी शांत था और रिसॉर्ट भी खामोश था, लेकिन अंजलि को लग रहा था जैसे उसका दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह अंजलि अपने दंदन क्षेत्र की सफाई कर रही थी। वह वीआईपी कमरों वाले फ्लोर पर अपनी ट्रॉली धकेल रही थी। तभी कॉरिडोर के आखिर से किसी की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज होती गई। मेरी घड़ी गायब हो गई है। अंजलि ने ट्रॉली का हैंडल कसकर पकड़ लिया। वीआईपी फ्लोर बाकी फ्लोरों से ज्यादा शांत था। मोटा कालीन कदमों की आहट को सोख लेता था और कॉरिडोर की रोशनी धीमी लेकिन सुंदर थी। हवा भी थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में एक हल्का तनाव है। अंजलि ने अपनी ट्रॉली को दीवार से सटाकर खड़ा किया और कमरे के दरवाजे के सामने एक पल के लिए सांस ली। आज की लाइन में शामिल वीआईपी कमरे का नंबर उसके दिमाग में साफ था, 1507। अंजलि कार्ड की निकालने ही वाली थी कि रुक गई। कमरे के अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, मैंने यहीं रखकर नहाया था और अब वह गायब है। आवाज और तेज हो गई। कुछ टकराने की आवाज भी आई। दरवाजा झटके से खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, कॉरिडोर में बाहर आया। उसने चारों ओर देखा और फिर अपनी उंगली अंजलि की ओर तान दी।
जो ट्रॉली के साथ खड़ी थी। सफाई किसने की? तुम ही हो ना? रूम्स मैनेजर मिस्टर गुप्ता उसके पीछे पीछे बाहर आए। उन्होंने थोड़ा झुककर मेहमान को शांत करने की कोशिश की। सर प्लीज शांत हो जाइए, हम जांच करेंगे। क्या जांच करोगे? कमरे में कितने लोग आए होंगे? यही है ना वो? उसकी नजरें अंजलि पर गड़ गईं। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर कुछ और कर्मचारी भी यह देख रहे थे। लिफ्ट के पास से गुजर रहा एक मेहमान भी रुक गया। अंजलि ने सिर झुकाए हुए एक गहरी सांस ली। उसने ट्रॉली का हैंडल इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सर, मैंने सिर्फ नियमों के अनुसार सफाई की है। अगर कुछ खोया है तो सीसीटीवी और कमरे के एंट्री रिकॉर्ड की जांच। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। तुम मुझे प्रक्रिया सिखाओगी? अंजलि एक कदम पीछे हटी। ट्रॉली का पहिया कालीन में फंस कर थोड़ा हिला। अंदर रखी डिटर्जेंट की बोतलें टकराईं। मिस्टर गुप्ता जल्दी से दोनों के बीच में आ गए। सर, हम तुरंत जांच करवाते हैं, आप तब तक लाउंज में। उस आदमी ने मिस्टर गुप्ता को धकेल दिया और सीधा अंजलि की ओर बढ़ा। चांटा। एक छोटी तीखी आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी। अंजलि का सिर एक तरफ घूम गया। उसका गाल जलने लगा। कानों में एक विंग की आवाज गूंज रही थी। तुम ही हो? झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी घड़ी तुमने ही चुराई है। कॉरिडोर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। अंजलि इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई और अपने गाल को सहलाने लगी। तभी कॉरिडोर के आखिर से एक धीमी गंभीर आवाज आई। यह क्या हो रहा है? सबने एक साथ सिर घुमाया। काले सूट में एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वह रिसॉर्ट का मालिक राजवीर सिंह ओबेरॉय था। सुबह ही खबर आई थी कि वह अचानक दौरे पर गोवा आ रहा है। यह सुनकर अंजलि का दिल बैठ गया था, लेकिन उसने सोचा था कि इतने बड़े रिसॉर्ट में उसका सामना राजवीर से नहीं होगा। राजवीर ने एक नजर में स्थिति को भांप लिया। वीआईपी का लाल चेहरा, सहमे हुए कर्मचारी, घबराए हुए मिस्टर गुप्ता और आसपास के लोग। वह वीआईपी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका कद लंबा था। वह वीआईपी को ऊपर से देख रहा था। सर, क्या आप बताएंगे कि क्या हुआ है? वीआईपी एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की। आप मालिक हैं? अच्छा हुआ, मेरी घड़ी गायब हो गई है और कमरे में सिर्फ यह कर्मचारी आई थी। राजवीर ने कर्मचारी की ओर देखा और एक पल के लिए रुक गया। यह चेहरा 10 साल पहले उसने इसी चेहरे को घर से निकाला था। भले ही वह कमजोर हो गई थी और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था। अंजलि, तुम यहां कैसे? उसकी सांस रुक गई। अंजलि ने सिर उठाकर राजवीर को देखा। पीला चेहरा, कांपती हुई आंखें, दोनों की नजरें हवा में उलझ गईं। 10 साल का समय उस एक पल में ढह गया। राजवीर ने खुद को पहले संभाला। क्या यह सच है कि आपने हमारे कर्मचारी पर हाथ उठाया है? राजवीर की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी, लेकिन उसकी आंखें अंजलि से नहीं हटी थीं। वीआईपी एक पल के लिए चुप हो गया। मिस्टर गुप्ता ने जल्दी से बीच बचाव किया। सर, गेस्ट बहुत गुस्से में है, प्रक्रिया का पालन करें, राजवीर ने संक्षेप में कहा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अंजलि पर टिकी थीं। सीसीटीवी फुटेज निकालें, कमरे की एंट्री रिकॉर्ड और कार्ड की लॉग, सब कुछ अभी चेक करें। सर, जब तक नतीजा नहीं आ जाता हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वीआईपी ने असंतोषजनक भाव बनाया, लेकिन वह राजवीर की नजरों से बच नहीं सका। मिस्टर गुप्ता ने तुरंत सुरक्षा टीम को फोन किया। अंजलि अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके गाल की जलन फैल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल कांप रहा था। वह जिससे सबसे ज्यादा बचना चाहती थी, वह आज उसके सामने खड़ा था। 10 साल पहले उसने उसे घर से निकाल दिया था, यह कहकर कि उसने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। उसने कहा था कि वह दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। अंजलि को आज भी उसकी आवाज याद थी, ठंडी, कठोर और अटल। और आज वही आदमी उसे देख रहा था, उस दयनीय हालत में जिसे वह कभी नहीं दिखाना चाहती थी। तुम ठीक हो? राजवीर ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने सिर झुका लिया। जी मैं ठीक हूं। जवाब छोटा था, लेकिन आवाज कांप नहीं रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसका उसने अनगिनत बार अभ्यास किया था। उसने 10 सालों में अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया था। 30 मिनट बाद सीसीटीवी की जांच का नतीजा आया। घड़ी बाथरूम में सिंक के नीचे तौलियों के ढेर में मिली। मेहमान ने नहाने से पहले जल्दी में उसे उतारा था और वह तौलियों के नीचे गिर गई थी। एंट्री रिकॉर्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। अंजलि के आने और जाने का समय बिल्कुल सही था।
मिस्टर गुप्ता ने सावधानी से वीआईपी को समझाया। वीआईपी कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लगता है मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। वह अपनी घड़ी पहनकर कमरे में चला गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज कॉरिडोर में गूंजी। कर्मचारी चुपचाप बिखर गए। मिस्टर गुप्ता ने अंजलि के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अंजलि जी, आज की बात को यहीं खत्म कर देते हैं। बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप काम पर लौट जाइए। अंजलि ने सिर हिलाया। यह एक जानी पहचानी बात थी। बात को चुपचाप खत्म कर देना, अदृश्य होकर गायब हो जाना। अंजलि ने ऐसे ही जीना सीखा था। राजवीर ने आखिरी बार अंजलि को देखा, लेकिन उसने न तो उससे बात की और न ही उसे पहचानने का कोई संकेत दिया। उसने बस मिस्टर गुप्ता को घटना की रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया और मुड़ गया। कॉरिडोर में चलते हुए उसकी पीठ धीरे धीरे दूर होती गई। कॉरिडोर में अकेली रह गई अंजलि ने धीरे धीरे अपनी ट्रॉली को धकेला। हैंडल पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे में रिपोर्ट देख रहा था। घटना का विवरण, सीसीटीवी जांच का नतीजा, ग्राहक से बातचीत का ब्यौरा और आखिरी लाइन में दंदांज अंजलि शर्मा। राजवीर का हाथ उस नाम पर आकर रुक गया। कागज पर लिखे अक्षर नहीं बदले थे, लेकिन उसकी सांस बदल गई थी। उसे लगा जैसे उसका दिल एक धड़कन चूक गया है। अंजलि शर्मा। उसने धीरे धीरे उस नाम को दोबारा पढ़ा। 10 साल पहले तलाक के कागजों पर लिखा हुआ नाम। वह नाम जिसे उसने सोचा था कि वह दोबारा कभी नहीं देखेगा। वह नाम जिसे उसने भुलाने की पूरी कोशिश की थी। उसके मुंह से बहुत धीरे से शब्द निकले, वह यहां इस हाल में क्यों? खिड़की के बाहर समंदर दिख रहा था। लहरें आ रही थीं और जा रही थीं, लेकिन राजवीर की नजरें खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि कागज पर लिखे नाम पर टिकी थीं। 10 साल बाद वह नाम उसकी जिंदगी में फिर से लौट आया था। राजवीर काफी देर तक रिपोर्ट से अपनी नजरें नहीं हटा सका। अंजलि शर्मा। कागज पर लिखा नाम शांत था, लेकिन उसका दिल नहीं। उसने मान लिया था कि 10 साल के समय ने उस नाम को मिटा दिया है, लेकिन अब हर एक अक्षर उसे जीवंत लग रहा था। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। खिड़की के बाहर समंदर दिख रहा था। दिन की धूप शीशे से टकराकर फैल रही थी। आमतौर पर वह पहले रेवेन्यू रिपोर्ट या रूम ऑक्यूपेंसी के बारे में सोचता, लेकिन आज कोई भी आंकड़ा उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। राजवीर ने इंटरकॉम दबाया। मिस्टर गुप्ता। जी सर। कुछ देर खामोशी रही। राजवीर ने रिपोर्ट को एक बार फिर देखा। वह कर्मचारी, रूम क्लीनर, उसकी पर्सनल फाइल चेक करवाइए, पता भी। एक पल की खामोशी के बाद राजवीर ने इंटरकॉम रखा और कुर्सी पर बैठ गया। उसे 10 साल पहले का दिन याद आया। किसी ने उसे एक लिफाफा दिया था जिसमें कुछ तस्वीरें और मैसेज के स्क्रीनशॉट थे। तस्वीरों में अंजलि एक दूसरे आदमी की बाहों में हंसती हुई लग रही थी। उस समय राजवीर के लिए इतना ही काफी था, या शायद वह इतना ही मानना चाहता था। यह क्या है? उस दिन उसकी भावनाओं पर उसकी इज्जत हावी हो गई थी। माता पिता का चेहरा, मीडिया की नजरें और खानदान का नाम उसके दिमाग में घूम रहा था। अंजलि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने नहीं सुना। उसने उसे सफाई का कोई मौका नहीं दिया। गुस्से ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। खत्म करते हैं। उस एक शब्द ने 10 साल का फासला बना दिया था। इंटरकॉम फिर बजा। सर, पर्सनल फाइल चेक कर ली है। वह अभी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में है और उसका पता रिसोर्ट के पास एक बिल्डिंग का है। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह यहां उसके अपने रिसोर्ट में काम कर रही थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। गाड़ी तैयार करो। वह लिफ्ट से रिसोर्ट की पार्किंग में उतरा। इंजन चालू होते ही एक हल्का कंपन महसूस हुआ। गोवा की सड़कें मुंबई की तरह भीड़ भाड़ वाली नहीं थीं। समंदर के किनारे की सड़क शांत थी और यह शांति उसके विचारों को और भी तेज कर रही थी। वह यहां क्यों है? हाउसकीपिंग में क्यों? उसने 10 साल कैसे गुजारे? जब वह पते पर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। एक पुरानी बिल्डिंग के सामने कुछ गमले रखे थे। दीवारों से उखड़ा हुआ पेंट, जंग लगी सीढ़ियां। यह वह जगह नहीं थी जहां राजवीर की जानी पहचानी अंजलि रह सकती थी। राजवीर काफी देर तक गाड़ी से नहीं उतरा। उसे लगा जैसे दरवाजे की घंटी बजाते ही अतीत का दरवाजा फिर से खुल जाएगा। तभी मुख्य दरवाजा खुला। अंजलि एक बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकली। अंजलि धीमी आवाज में बच्चे से कह रही थी, धीरे धीरे चलो, गहरी सांस लो। बच्चे की खांसी की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने धीरे धीरे बच्चे की पीठ थपथ पाई। यह एक जाना पहचाना स्पर्श था।
राजवीर गाड़ी से उतरा और वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे उसका दिल अचानक धीमा हो गया है। बच्चा लगभग 9 साल का लग रहा था। उस बच्चे का चेहरा, खासकर उसकी आंखें और नाक, उसे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बिल्कुल उसी की तरह हैं। तभी अंजलि ने उसे देख लिया। एक पल के लिए उसकी आंखें कांपी, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आप यहाँ क्या काम है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बच्चे को पकड़ने वाले उसके हाथ में तनाव था। राजवीर ने जवाब देने के बजाय बच्चे को देखा। यह बच्चा, इसकी उम्र क्या है? अंजलि का हाथ बच्चे के कंधे पर और कस गया। यह जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें मजबूती थी, जैसे 10 सालों में खड़ी की गई एक दीवार। बच्चे की आंखें उन दोनों के बीच घूम रही थीं। माँ, ये अंकल कौन है? इस सवाल ने हवा को चीर दिया। राजवीर एक कदम आगे बढ़ा और धीरे से कहा, हमारे तलाक को 10 साल हो गए हैं। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। राजवीर के दिमाग में अंकगणित चल रहा था। तलाक के 10 साल, बच्चे की उम्र 9 साल। हिसाब मुश्किल नहीं था, यह इतना सरल था कि उसकी सांस रुक गई। कहीं ऐसा तो नहीं वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसके होंठ सूख गए थे। अंजलि ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। 10 साल पहले वह राजवीर की आंखों में नहीं देख पाई थी। वह टूटना नहीं चाहती थी, रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सिर झुका लिया था। लेकिन आज बात अलग थी। आप जाइए, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बातों में बहुत समय समाया हुआ था। गुस्सा, हार और अकेले सहे गए वर्षों का बोझ। बच्चे की खांसी फिर से तेज हो गई। अंजलि ने बच्चे को गोद में उठाया और वापस घर के अंदर चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। राजवीर वहीं खड़ा रहा। एक ऐसा फैसला जिस पर उसने 10 साल तक कभी शक नहीं किया था, आज अचानक उसे अजीब लगने लगा। गाड़ी में वापस जाते हुए वह खुद से बड़बड़ाया, क्या मैंने उस समय सच में ठीक से जांच की थी? क्या वह बच्चा मेरा है? 10 साल पहले उसने सिर्फ कुछ तस्वीरें देखी थीं। किसी ने उसे सबूत दिए थे। उसने उस पर विश्वास कर लिया था। नहीं, वह विश्वास करना चाहता था, क्योंकि वह आसान था। शक करने, जांच करने और सच खोजने से कहीं ज्यादा आसान था बस सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था, आसान फैसला सही फैसला नहीं होता। समंदर की हवा फिर से चली। राजवीर ने पहली बार 10 साल पुराने सबूतों पर शक करना शुरू कर दिया था। उस रात राजवीर रिसोर्ट तो लौटा, लेकिन सो नहीं सका। उसने मुंबई हेड ऑफिस में अपने सेक्रेटरी को फोन किया। 10 साल पहले के अंजलि शर्मा से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? जी सर, रिकॉर्ड रूम में हैं। कल सुबह तक स्कैन करके ईमेल कर दो, सारे डॉक्यूमेंट्स, गुमनाम लिफाफे समेत। ठीक है सर। अगली सुबह राजवीर के ईमेल में फाइलें आ गईं। उसने लैपटॉप खोला और एक एक करके फाइलें खोलने लगा। ये 10 साल पुराने रिकॉर्ड थे। उस समय की HR रिपोर्ट, इस्तीफे के कागजात और गुमनाम तस्वीरें। राजवीर ने तस्वीरों को जूम करके देखा। जो चीजें उसने 10 साल पहले नहीं देखी थीं, वे अब दिखने लगी थीं। एंगल, तस्वीरें टेलीफोटो लेंस से ली गई लग रही थीं, जिससे दोनों के बीच की वास्तविक दूरी तस्वीरों से कहीं ज्यादा लग रही थी। भाव, अंजलि का चेहरा करीबी से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। और फिर मैसेज का स्क्रीनशॉट। आज भी बहुत थकी होगी, बस थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूं, उसी जगह पर। राजवीर ने उस मैसेज को दोबारा पढ़ा। 10 साल पहले यह एक निर्णायक सबूत लग रहा था, लेकिन अब सवाल उठ रहे थे। आगे पीछे की कोई बातचीत नहीं थी। किसने भेजा, किस संदर्भ में, और अंजलि ने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं था। राजवीर फाइलें देखता रहा और सबसे नीचे उसे एक छोटा सा नोट मिला। पुरुष की पहचान, समीर वर्मा, होटल इंडस्ट्री। 10 साल पुराने रिकॉर्ड में सिर्फ संक्षिप्त जानकारी थी। कॉलेज के बाद होटल में नौकरी की कोशिश असफल, और उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। राजवीर ने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए देखा। सुबह के समंदर से लहरों की आवाज आ रही थी, शांत और दोहराव वाली आवाज। समीर वर्मा। उसने धीरे धीरे उस नाम को दोहराया। 10 साल बाद सच को खोजने का एक सिरा उसके हाथ लगा था। उस रात राजवीर घर नहीं जा सका। वह गाड़ी में बैठा रहा, इंजन भी बंद नहीं किया। डैशबोर्ड पर चमकता हुआ उसका अपना चेहरा उसे अजनबी लग रहा था। राजवीर की यादें स्वाभाविक रूप से 10 साल पहले चली गईं। उस दिन भी ऐसी ही रात थी। हल्की बारिश हो रही थी और ऑफिस की ज्यादातर बत्तियां बंद थीं। सेक्रेटरी ने सावधानी से एक लिफाफा उसकी मेज पर रखा था। गुमनाम खत है सर, उन्होंने कहा था कि सीधे आपको ही देना है।
लिफाफे में कुछ तस्वीरें थीं। होटल के स्टाफ एंट्रेंस के पास ली गई थीं। अंजलि एक आदमी के साथ खड़ी थी। एंगल अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि उस आदमी की बाहों में है, और दूसरे एंगल से देखो तो लगता था कि वे बस चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अगले पेज पर एक टैक्सी में बैठते हुए की तस्वीर थी और एक और पेज पर मोबाइल मैसेज का स्क्रीनशॉट प्रिंट किया हुआ था। आज भी बहुत थकी होगी, बस थोड़ी देर के लिए चेहरा देखना चाहता हूं। उसी जगह पर उस समय राजवीर का दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। गुस्से से ज्यादा उसे विश्वासघात महसूस हुआ था। उसे लगा कि जिस इंसान पर वह भरोसा करता था उसका एक और चेहरा है। अंजलि को उस दिन बुलाया गया था। वह राजवीर के सामने खड़ी होकर कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वैसा नहीं है, वह मेरे कॉलेज का सीनियर है और ऑर्टी बेसिस। लेकिन राजवीर ने नहीं सुना। उसके कानों में पहले अपने माता पिता के शब्द गूंज रहे थे। यह खानदान की बेइज्जती है, इसे अभी खत्म करो, इससे पहले कि बात और बढ़े। राजवीर ने तस्वीरें अंजलि के सामने फेंक दी। सफाई मत दो। उसकी आवाज ठंडी थी। 10 साल बाद भी उसे वह आवाज याद थी, तीखी और अटल। खत्म करते हैं, मुआवजे की उम्मीद मत करना, चुपचाप चली जाओ। अंजलि के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रुक गई। उसका हाथ उसके पेट की ओर गया, फिर नीचे आ गया। राजवीर, जाओ यहां से। वह आखिरी मुलाकात थी। अंजलि ने सिर झुकाया और ऑफिस से बाहर चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। राजवीर ने उस दिन मान लिया था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह सही नहीं बल्कि आसान फैसला था। गाड़ी में बैठे हुए राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे 10 साल पहले का वह पल याद आया जब अंजलि ने अपने पेट को छुआ था। उस हाथ का क्या मतलब था वह तब नहीं जानता था। नहीं, उसने तब देखा ही नहीं था। अगली सुबह राजवीर ने अपनी लीगल टीम को बुलाया। समीर वर्मा नाम के आदमी का पता लगाओ। 10 साल पहले होटल इंडस्ट्री में था। लीगल हेड ने नोट किया। किस सिलसिले में सर? निजी तौर पर कुछ पुष्टि करनी है, इसे गोपनीय रखना। 1 हफ्ते बाद एक रिपोर्ट आई। समीर वर्मा वर्तमान में मुंबई में एक छोटा कैफे चलाता है। 10 साल पहले होटल में नौकरी पाने में असफल, कर्ज की समस्या से जूझ रहा था और उसी दौरान अचानक कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड। राजवीर उस हिस्से पर रुक गया। अचानक कर्ज चुकाना, पैसा कहां से आया? 10 साल पहले एक बेरोजगार आदमी ने कर्ज कैसे चुकाया? राजवीर ने लीगल हेड को फोन किया। मैं समीर वर्मा से मिलना चाहता हूं, मीटिंग फिक्स करो। कुछ दिनों बाद राजवीर मुंबई गया। समीर वर्मा एक छोटे से कैफे का मालिक था, एक शांत रिहायशी इलाके में जहां ज्यादा ग्राहक नहीं थे। जैसे ही राजवीर अंदर गया, काउंटर पर खड़ा आदमी चौंक गया। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी। समीर वर्मा? उस आदमी ने राजवीर को देखा और उसका चेहरा एक पल में बदल गया। राजवीर सिंह ओबेरॉय। सर, वह राजवीर को पहचान गया था। राजवीर एक मेज पर बैठ गया। 10 साल पहले की कुछ बात करनी है। समीर के हाथ कांपने लगे। वह कॉफी का कप पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह छूट गया। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम अंजलि शर्मा को जानते हो, है ना? समीर काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह मेरे कॉलेज की सीनियर थी, होटल मैनेजमेंट में। 10 साल पहले की तस्वीरें याद हैं? समीर का चेहरा पीला पड़ गया। राजवीर ने धीरे से कहा, उस समय किसी ने तुम्हें पैसे दिए थे, है ना? समीर के होंठ कांपने लगे। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने मुंह खोला। मुझे माफ कर दीजिए। उस एक शब्द ने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। कौन था? समीर ने सिर झुका लिया। मीरा थापर। राजवीर का हाथ मेज पर कस गया। मीरा थापर, देश भर में गोल्फ कोर्स चलाने वाले एक बड़े लेजर ग्रुप की वारिस। एक समय में दोनों परिवारों के बीच उनकी शादी की बात तय हुई थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अंजलि से कुछ बार मिलूं, बस ऐसे जैसे संयोग से मिले हों, और तस्वीरें खिंचवानी थीं। समीर की आवाज कांप रही थी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे पिता पर कर्ज था और मेरी नौकरी भी नहीं लग रही थी, इसीलिए। और मैसेज भी तुमने ही भेजा था? हाँ, मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि मैं ऐसे मैसेज भेजूं जैसे हमारे बीच कोई करीबी रिश्ता हो। राजवीर की सांस तेज हो गई। क्या अंजलि को इस बारे में पता था? नहीं, समीर ने सिर हिलाया। अंजलि को कुछ नहीं पता था। वह मुझे बस एक कॉलेज सीनियर मानती थी। मैंने उससे होटल में नौकरी के लिए सिफारिश करने को कहा था और हम कुछ बार मिले थे।
मेरे मैसेज का जवाब भी उसने सिर्फ हिम्मत मत हारना कहकर दिया था। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे वह सच टूटता हुआ महसूस हुआ जिस पर उसने 10 साल तक विश्वास किया था। और उसके बाद मीरा थापर से पैसे लेने के बाद मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया। समीर ने अपना चेहरा ढक लिया। मुझे बाद में पता चला कि अंजलि का तलाक हो गया, कि यह सब मेरी वजह से हुआ। उसके कंधे कांप रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, सच में माफ कर दीजिए। मैंने कई बार सोचा कि मैं सच बता दूं, लेकिन राजवीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। सच पूरी तरह से साफ था। कैफे से बाहर निकलते हुए राजवीर ने आसमान की ओर देखा। आसमान में बादल छाए हुए थे। 10 साल तक जिस चीज पर उसने विश्वास किया था वह सच नहीं था, वह किसी का बनाया हुआ झूठ था। और उसने बिना जांच किए, बिना अंजलि की बात सुने उस झूठ पर विश्वास कर लिया था। गाड़ी में बैठकर राजवीर ने मीरा थापर को फोन किया। थोड़ी देर के लिए मिलना है। फोन के दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई। वह अभी भी आत्मविश्वास से भरी थी। अरे राजवीर, बड़े दिनों बाद अचानक क्या बात है? 10 साल पुरानी एक बात करनी है। एक पल की खामोशी। जगह बताओ। राजवीर ने पता बताया और फोन काट दिया। अब सिर्फ एक काम बाकी था, उस इंसान से मिलना जिसने 10 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और सच की पुष्टि करना। अंजलि को वह दिन याद था। 10 साल पहले सर्दियों का मौसम था। वह 2 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल से पुष्टि हुए 3 दिन हुए थे। वह राजवीर को बताने वाली थी। उस दिन ऑफिस में घुसने से पहले तक उसके मन में खुशी थी, लेकिन तस्वीरें देखते ही सब कुछ बदल गया। वैसा नहीं है। अंजलि ने कहने की कोशिश की कि समीर वर्मा उसके कॉलेज का सीनियर है और उसने बस नौकरी के लिए सलाह दी थी, लेकिन राजवीर ने नहीं सुना। खत्म करते हैं। उस एक शब्द से अंजलि की दुनिया बिखर गई। अंजलि के पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। उसकी लीगल टीम उसे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब वह घर से निकली तो उसके पास सिर्फ एक बैग था, कुछ कपड़े, बैंक पासबुक, पहचान पत्र और थोड़ी सी रिटायरमेंट की रकम। गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया गया था और उसका कोई मायका नहीं था। वह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और एक अनाथालय में पली बड़ी थी। उस रात अंजलि अपनी दोस्त के घर सोफे पर सोई। अभी यहीं रहो, धीरे धीरे सोचना, उसकी दोस्त ने कहा। लेकिन अंजलि जानती थी कि वह ज्यादा दिन नहीं रह सकती। उसकी दोस्त की भी नई नई शादी हुई थी और घर छोटा था। एक हफ्ते बाद अंजलि एक पेइंग गेस्ट हाउस में चली गई। एक छोटा सा कमरा जिसमें खिड़की भी नहीं थी, लेकिन यही एकमात्र जगह थी जिसका वह खर्च उठा सकती थी। उसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे अस्पताल के खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। अंजलि ने काम खोजना शुरू किया। उसके पास होटल का अनुभव था, लेकिन कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। तलाक की बात इंडस्ट्री में फैल गई थी और राजवीर सिंह ओबेरॉय की पूर्व पत्नी का ठप्पा उस पर लग गया था। माफ कीजिए, अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। 5वें इंटरव्यू में भी उसे यही जवाब मिला। अंजलि ने एक सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया। उसके पास रिटायरमेंट के पैसे थे, लेकिन उसे बच्चे के जन्म के लिए बचाना था। वह सुबह 5 बजे उठती, सब्जियां लादती, मछली साफ करती और ग्राहकों से बात करती। जैसे जैसे पेट बढ़ता गया, काम मुश्किल होता गया। गर्भावस्था के 6ठे महीने में अंजलि सीढ़ियों से फिसल गई। शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ने आराम करने को कहा। काम थोड़ा कम कीजिए, वरना कोई बड़ी मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर अंजलि ने अपने आंसू रोके। बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए वह काम नहीं छोड़ सकती थी। और फिर अंजलि ने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। लड़का हुआ है, मुबारक हो। नर्स ने बच्चे को उसकी गोद में दिया। अंजलि ने उस छोटे से चेहरे को देखा। छोटा लाल चेहरा, उसकी आंखें राजवीर से मिलती थीं। आंसू आ गए, लेकिन बच्चे का मुलायम हाथ पकड़ते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। आर्व, अंजलि ने बच्चे का नाम रखा, जिसका मतलब था शांत और उज्जवल। जन्म के बाद अंजलि ने एक छोटा सा 1 रूम फ्लैट ले लिया। वह बच्चे को पेइंग गेस्ट हाउस में नहीं पाल सकती थी। बच्चा रात भर रोता था, अंजलि सो नहीं पाती थी। दूध पिलाना, डायपर बदलना, फिर सुलाना, और सुबह 5 बजे मंडी जाना होता था। उसकी दोस्त दिन में कुछ देर के लिए बच्चे को संभाल लेती थी, लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। अंजलि, माफ करना, पर हम भी अब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं।
अंजलि ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जी जिसको। उसके बाद वह बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर काम पर ले जाती थी। ग्राहक पूछते, बच्चे के पापा कहाँ हैं? अंजलि जवाब नहीं देती थी, बस मुस्कुराकर टाल देती थी। जब आरव 2 साल का हुआ तो उसने पहली बार खांसना शुरू किया। उसे लगा कि यह सामान्य सर्दी है, लेकिन खांसी 1 महीने से ज्यादा चली। वह उसे अस्पताल ले गई। जांच के नतीजे आए। इसे बचपन का ब्रोंकाइटिस है, बार बार फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर ने धीरे धीरे समझाया, हवा की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदूषण, धुआं, इन सब से बचना होगा। हो सके तो किसी साफ हवा वाली जगह पर चले जाइए। उस दिन अंजलि अस्पताल के गलियारे में काफी देर तक बैठी रही। साफ हवा वाली जगह, मुंबई में यह असंभव था। खिड़की खोलो तो धुआं आता और हफ्ते में 3-4 बार प्रदूषण का अलर्ट रहता था। आरव की खांसी बढ़ती जा रही थी। रात में उसकी सांस फूल जाती थी। उसका छोटा सा सीना तेजी से ऊपर नीचे होता था। अंजलि ने फैसला कर लिया, एक साफ हवा वाली जगह, मुंबई से दूर। गोवा एकदम सही था। वहां की हवा बहुत अच्छी है, समंदर भी है। जब दोस्त ने कहा था तो यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन अब यह एक जरूरत थी। उसने अपना सामान बांधा, सिर्फ उतना जितना 2 बैग में आ सके। आरव के कपड़े, दवा और अंजलि का न्यूनतम सामान। वह गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठी। आरव उसकी गोद में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। आरव, अब हम समंदर के पास रहेंगे। आरव मुस्कुराया। अंजलि ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गोवा पहुंचकर अंजलि ने एक छोटी सी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया। यह एक रिसॉर्ट के पास था। किराया कम था और हवा साफ थी। उसे काम खोजना था। अंजलि ने कई जगह पता किया और फिर उसने एक रिसॉर्ट में हाउसकीपिंग की नौकरी का विज्ञापन देखा। ओबेरॉय ग्रुप का रिसॉर्ट। अंजलि का हाथ रुक गया। यह राजवीर की कंपनी थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आरव को अस्पताल ले जाना था और अंजलि को तुरंत पैसों की जरूरत थी। अगर मैं पकड़ी न जाऊं तो ठीक है। उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपके पास होटल का अनुभव है, फिर हाउसकीपिंग में क्यों? मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे एक निश्चित समय की नौकरी चाहिए। इंटरव्यूअर ने सिर हिलाया। अगले हफ्ते से आ जाइए। इस तरह अंजलि ने 7 साल बिताए, सिर झुकाकर, एक अदृश्य इंसान की तरह काम करते हुए। आरव की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। गोवा आने के बाद उसकी खांसी वाकई कम हो गई थी और वह आसानी से सांस ले पा रहा था। अंजलि हर रात अपने बेटे के बगल में प्रार्थना करती थी, बस थोड़ा और हिम्मत। अंजलि ने ऐसे ही जिया, अदृश्य रहने की कोशिश करते हुए, पकड़े न जाने की सावधानी बरतते हुए और अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ सहते हुए। लेकिन उस दिन वीआईपी कमरे के सामने कॉरिडोर में राजवीर आ गया। 10 सालों में खड़ी की गई दीवार एक पल में हिलने लगी। उस रात घर लौटकर अंजलि ने आईने में खुद को देखा। 10 साल पहले से ज्यादा कमजोर और झुर्रियों वाला चेहरा। अब क्या होगा? अंजलि जानती थी, राजवीर ने उसे पहचान लिया है और जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। खिड़की के बाहर समंदर दिख रहा था, शांत अंधेरी रात का समंदर। अंजलि काफी देर तक उस समंदर को देखती रही। उधर मुंबई के एक 5 स्टार होटल के लाउंज में राजवीर सिंह ओबेरॉय खिड़की के पास बैठा था। बाहर ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही थीं। दोपहर की धूप शीशे से अंदर आ रही थी। मीरा था पर अंदर आई। उसकी चाल में अभी भी वही अकड़ थी, हाथ में ब्रांडेड बैग, सिर पर सनग्लासेस। उसने राजवीर को देखकर मुस्कुराया। बड़े दिनों बाद राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मीरा बैठते हुए वेटर को बुलाया। एक मार्को पोलो टी। चाय ऑर्डर करने का उसका अंदाज बहुत सहज था, लेकिन राजवीर जानता था कि यह सहजता जल्द ही टूटने वाली है। वेटर पानी रखकर चला गया। राजवीर ने मीरा को सीधे देखा। 10 साल पहले समीर वर्मा को पैसे तुमने ही दिए थे, है ना? मीरा का हाथ एक पल के लिए रुका। उसने पानी का गिलास उठाने से पहले ही नीचे रख दिया। अचानक यह क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समीर वर्मा से मिला हूं, उसने सब कुछ बता दिया है। मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। राजवीर ने कहना जारी रखा, तुमने अंजलि के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उसे पैसे दिए, मैसेज की स्क्रिप्ट भी तुमने ही बनाई और फिर वह सब गुमनाम तरीके से मुझे भेजा। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर वह धीरे से हंसी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? समीर का बयान है।
उस समय के बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी है। पैसा तुम्हारे सीक्रेट अकाउंट से गया था। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। राजवीर ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला, उसे मेज पर रख दिया। यह मेरी लीगल टीम ने तैयार किया है। 10 साल पहले के फंड फ्लो, समीर के कॉल रिकॉर्ड और तुम्हारे पूर्व सेक्रेटरी की गवाही भी। मीरा ने लिफाफे को नहीं देखा, वह बस खिड़की से बाहर देखती रही। तुमने ऐसा क्यों किया? राजवीर की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। मीरा ने काफी देर बाद मुंह खोला। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। उसने राजवीर को सीधे देखा। 10 साल पहले मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। क्या यह एक वजह है किसी की जिंदगी बर्बाद करने की? पहले तुमने मुझे ठुकराया था। मीरा की आवाज ऊंची हो गई। जब हमारे माता पिता ने शादी का प्रस्ताव रखा तो तुमने साफ मना कर दिया। वजह क्या थी? अंजलि, एक होटल की कर्मचारी जिसका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं था। राजवीर चुप रहा। मीरा ने कहना जारी रखा। तुम्हारे लायक मैं थी, बिजनेस के हिसाब से भी और खानदान के हिसाब से भी, लेकिन तुमने उस औरत को चुना तो तुमने यह सब रचा, एक झूठा अफेयर बनाया। अफेयर नहीं तो शक पैदा करने लायक हालात तो बना ही सकती थी। मीरा ने शांति से कहा। समीर वर्मा सच में अंजलि का कॉलेज सीनियर था और वे सच में मैसेज करते थे। तस्वीरें भी असली थीं, बस एंगल और संदर्भ को थोड़ा बदल दिया गया था। क्या तुमने सोचा कि इससे उस इंसान को कितना नुकसान होगा? मीरा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। असली समस्या तो यह है कि तुमने बिना शक किए उस पर विश्वास कर लिया। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी, इसलिए अगर मैं नहीं भी होती तो तुम दोनों का रिश्ता वैसे भी टूट जाता। राजवीर के हाथ कांपने लगे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी वजह से एक इंसान ने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। वह गर्भवती थी जब उसे घर से निकाला गया और उसने अकेले बच्चे को पालते हुए नर्क जैसी जिंदगी जी। मीरा की भौहें चढ़ गईं। गर्भवती? राजवीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। मानहानि, धोखाधड़ी और साजिश। अपना वकील तैयार रखना। मीरा जल्दी से उठी। राजवीर, 1 मिनट रुको। यह और सार्वजनिक माफी की तैयारी करो। मीडिया में। राजवीर मुड़ गया। 10 साल पहले की मेरी गलती की जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन तुम्हारी गलती भी सामने आएगी। वह लाउंज से बाहर निकल गया। पीछे से मीरा कुछ कह रही थी, लेकिन उसने नहीं सुना। लिफ्ट से नीचे जाते हुए राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 10 साल का सच एक झूठ था और वह उस झूठ का शिकार हुआ था, बिना जांच किए, बिना अंजलि की बात सुने। सबसे बड़ा अफसोस यह था कि उसने बहुत आसानी से हार मान ली थी। प्यार करने का दावा करते हुए वह मुश्किल समय में उसकी रक्षा नहीं कर सका। गोवा वापस जाते हुए फ्लाइट में राजवीर खिड़की से बाहर देख रहा था। बादलों के नीचे समंदर दिख रहा था। लीगल टीम का फोन आया। सर, मीरा थापर के वकील का फोन आया था। वे समझौता करना चाहते हैं। मना कर दो। जी सर, कोई समझौता नहीं होगा, हम अदालत में मिलेंगे। राजवीर ने फोन काट दिया। यह पैसे का मामला नहीं था, यह सच को सामने लाने का मामला था। फ्लाइट गोवा में उतरी। राजवीर सीधा अंजलि के घर गया। शाम का समय था। घर में बत्ती जल रही थी। घंटी बजाने से पहले राजवीर एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या कहेगा, कैसे माफी मांगेगा? वह 10 साल तो नहीं लौटा सकता था, लेकिन सच तो बता ही सकता था। दरवाजा खुला। अंजलि खड़ी थी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन 10 साल पहले से ज्यादा मजबूत भी। आप फिर से? क्या काम है? मुझे कुछ कहना है। अंजलि ने दरवाजा थोड़ा और खोला, लेकिन अंदर आने को नहीं कहा। राजवीर ने वहीं खड़े होकर कहा, 10 साल पहले जो हुआ था वह एक साजिश थी। अंजलि की आंखें कांप उठीं। समीर वर्मा नाम का आदमी याद है? तुम्हारा कॉलेज सीनियर? कैसे भूल सकती हूं? उसी के साथ तो मेरा अफेयर था, आपके हिसाब से। उसे किसी ने पैसे दिए थे, मीरा थापर ने, वह औरत जिससे मेरी शादी की बात चल रही थी। राजवीर ने धीरे धीरे सब कुछ समझाया। नकली तस्वीरें, मैसेज की स्क्रिप्ट, गुमनाम खत, सब कुछ एक योजना के तहत किया गया झूठ था। अंजलि काफी देर तक चुप रही। तो उसकी आवाज ठंडी थी। तो अब यह बताने से क्या मेरे 10 साल वापस आ जाएंगे? राजवीर ने सिर झुका लिया। नहीं आएंगे, मैं यह जानता हूं। जानते हैं आप? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल से गुजरी हूं। आंसू बहने लगे। अकेले बच्चे को जन्म देना, बिना बाप का बच्चा जैसे ताने सुनना। आपने तो 10 साल आराम से गुजारे होंगे, लेकिन मेरा हर एक दिन एक जंग था। राजवीर के पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे माफ कर दो। एक छोटा सा शब्द,
लेकिन वह इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता था। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे। माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है क्या? राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह 10 सालों की भरपाई एक शब्द से नहीं कर सकता था। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे। आप जाइए, मुझे और कुछ नहीं कहना। अंजलि दरवाजा बंद करने लगी। 1 मिनट रुको। राजवीर ने दरवाजा पकड़ लिया। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगा और सच को सामने लाऊंगा। अंजलि एक पल के लिए रुकी। इज्जत वापस? 10 साल पहले की साजिश, मेरी गलती, मैं सब कुछ बताऊंगा। अंजलि ने राजवीर को देखा। उसकी आंखों में कई भाव थे। और आपकी कंपनी का क्या? उसकी इमेज को नुकसान होगा, मैं सह लूंगा। मुझे यह 10 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। राजवीर की आवाज में दृढ़ता थी। इस बार मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। उस समय की तरह लोगों की नजरों या कंपनी पर पड़ने वाले असर से डरकर सच को छिपाना नहीं चाहता। अंजलि काफी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं सोचूंगी। दरवाजा बंद हो गया। राजवीर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। 10 साल पहले उसने बहुत आसानी से दरवाजा बंद कर दिया था। इस बार वह तब तक इंतजार करने को तैयार था जब तक दरवाजा फिर से नहीं खुल जाता। कुछ दिन बीत गए। राजवीर सिंह ओबेरॉय गोवा और मुंबई के बीच भाग दौड़ में व्यस्त था। मीरा थापर के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी और समीर वर्मा का बयान दर्ज हो चुका था। सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे, लेकिन एक सबसे भारी सवाल अभी भी बाकी था। क्या आरव सच में मेरा बेटा है? जब अफेयर ही नहीं हुआ था तो वह बच्चा उसी का होना चाहिए था। लेकिन उसे लगा कि एक प्रक्रिया की जरूरत है। राजवीर ने गोवा रिसोर्ट के ऑफिस से अपनी लीगल टीम से बात की। डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करो, गोपनीय तरीके से, ताकि बाहर बात न फैले। यह एक छोटा सा निर्देश था, लेकिन इस एक वाक्य में 10 साल का खालीपन समाया हुआ था। उस शाम राजवीर फिर से अंजलि के घर के सामने खड़ा था। घंटी बजाने से पहले उसका हाथ एक पल के लिए रुका। उसे लगा जैसे यह दरवाजा खोलने के बाद वह वापस नहीं लौट पाएगा। दरवाजा खुला। अंजलि खड़ी थी। फिर क्या काम है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में अभी भी सतर्कता थी। राजवीर एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि ने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर से आरव की खांसी की आवाज आई। बच्चे की तबीयत कैसी है? ठीक है, मैनेज कर रही हूं, अंजलि ने संक्षेप में जवाब दिया। राजवीर ने सिर हिलाया और फिर उसने वह सवाल पूछ ही लिया जिसे वह टाल नहीं सकता था। आरव, वह मेरा बेटा है ना? हवा थम सी गई। अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। वह काफी देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, आप यह कैसे कह सकते हैं? मुझे पुष्टि करनी है। पुष्टि? अंजलि की आंखों में गुस्सा भर गया। यह पुष्टि आपको 10 साल पहले करनी चाहिए थी। राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी बात सही और भारी थी। उस समय तो आपने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया था। अंजलि की आवाज कांप नहीं रही थी। मैं बताने वाली थी, उस दिन साइन करने से पहले। राजवीर की यादों में एक धुंधला सा दृश्य उभरा। अंजलि कुछ कहने ही वाली थी कि रुक गई थी। मैं बताने वाली थी कि मैं गर्भवती हूं। यह एक वाक्य खामोशी में गिरा। राजवीर की सांस रुक गई। तो तुमने बाद में संपर्क क्यों नहीं किया? अंजलि ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस तरह से घर से निकाली गई औरत, क्या आप या आपके माता पिता मुझसे मिलते? और अगर मैं बताती तो आप यही कहते कि यह आपका बच्चा नहीं है। खामोशी लंबी हो गई। टेस्ट करवाते हैं? राजवीर ने धीरे से कहा। डीएनए टेस्ट? इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं आरव को उसके कानूनी अधिकार देना चाहता हूं। अंजलि ने एक पल के लिए उस कमरे की ओर देखा जहां उसका बेटा था, और फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, करवा लीजिए। कुछ दिनों बाद वे एक अस्पताल की लैब में अगल बगल बैठे थे। आरव को ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि माहौल सामान्य नहीं है। माँ, हम इस अंकल के साथ अस्पताल क्यों आए हैं? अंजलि ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस एक छोटी सी जांच के लिए। राजवीर चुपचाप यह सब देख रहा था। वह इस विचार को मन से नहीं निकाल पा रहा था कि बच्चे की आंखें बिल्कुल उसी की तरह हैं। एक नर्स अंदर आई। हम खून का नमूना लेंगे। आरव ने सुई देखकर थोड़ा डरा। अंजलि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस हो गया, मां का हाथ पकड़कर रखो। दर्द होगा थोड़ा सा, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। आरव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब सुई अंदर गई तो उसने हल्की सी आह भरी, लेकिन रोया नहीं। बहुत बहादुर हो,
नर्स ने मुस्कुराते हुए बैंडेज लगाया। अब राजवीर की बारी थी। उसने अपनी बाह आगे बढ़ाते हुए आरव को देखा। अंकल, आपको भी दर्द होगा? आरव ने पूछा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जितना। तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं? बच्चे ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। राजवीर एक पल के लिए रुक गया और फिर उसने सावधानी से बच्चे का हाथ पकड़ लिया। एक छोटा गर्म हाथ। खून का नमूना ले लिया गया। वे तीनों अस्पताल की लॉबी में बैठ गए। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। अंजलि ने सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। उसने आरव का हाथ पकड़ा। तो हम चलते हैं। 1 मिनट रुको, राजवीर ने बुलाया। साथ में लंच कर लें? अंजलि हिचकिचाई। आरव ने पहले कहा, मां, मुझे भूख लगी है। अंजलि ने अपने बेटे को देखा और फिर राजवीर को। ठीक है, कर लेते हैं। वे तीनों अस्पताल के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। आरव ने चिकन कटलेट ऑर्डर किया। ही, मुझे यही खाना था। हाँ, खूब खाओ, राजवीर ने कहा। बच्चा उत्साह से कांटा चम्मच चलाने लगा। अंजलि चुपचाप सूप पी रही थी। राजवीर बारी बारी से उन दोनों को देख रहा था। यह एक अजीब एहसास था, अपरिचित लेकिन बुरा नहीं। वैसे अंकल, आप क्या काम करते हैं? आरव ने अचानक पूछा। मैं काम करता हूं। क्या काम? होटल और रिसोर्ट बनाने का। अंजलि ने सावधानी से कहा। यह तुम्हारी मां की कंपनी के मालिक हैं। वाह, तो आप बहुत पैसे कमाते हैं। अंजलि ने अपने बेटे को रोका। आरव, ऐसे सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, राजवीर मुस्कुराया। हाँ, कमा लेता हूं। यह तो बहुत अच्छा है। तो फिर मां की तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। एक पल के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। अंजलि का चेहरा लाल हो गया। आरव, क्यों? मां रात में दवा के पैसों की चिंता करती हैं, मैंने सुना है, बच्चे ने मासूमियत से कहा। राजवीर का दिल भारी हो गया। अंजलि ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए, यह अभी नासमझ है। नहीं, कोई बात नहीं। राजवीर ने आरव को देखकर मुस्कुराया। खाना खत्म होने के बाद जब वे बाहर आए तो हवा चल रही थी। मैं घर छोड़ देता हूं। नहीं, हम बस से चले जाएंगे। आरव भी साथ है, गाड़ी से आराम रहेगा। अंजलि ने और मना नहीं किया। गाड़ी में आरव खिड़की से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया, समंदर। हाँ, समंदर है, अंजलि ने जवाब दिया। राजवीर ने शीशे से बच्चे को देखा। आरव लहरों को देख रहा था। तुम हमेशा यहीं रहे हो? हाँ, मां के साथ। दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ, किंडरगार्टन के दोस्त हैं। राजवीर ने अंजलि को देखा। वह बस खिड़की से बाहर देख रही थी। घर आ गया। आरव पहले उतरा। बाय अंकल। बाय, फिर मिलेंगे। अंजलि दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि राजवीर ने बुलाया। अंजलि जी, रिपोर्ट आने पर मैं फिर से संपर्क करूंगा। अंजलि ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। राजवीर उन दोनों को घर के अंदर जाते हुए देखता रहा। एक छोटी सी पीठ। अंजलि ने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। 1 हफ्ता बीत गया। लीगल टीम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, पितृत्व संबंध स्थापित। राजवीर काफी देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा है, साथ ही कुछ नया बन भी रहा था। वह शब्द था, जिम्मेदारी। उसने अंजलि से मुलाकात की। उसने शांति से कहा, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। राजवीर ने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो। एक छोटी सी माफी, लेकिन यह 10 साल का सफर तय करके आई थी। आगे से आरव से जुड़ी हर जिम्मेदारी मेरी होगी। इलाज, स्कूल और बाकी सब कुछ। राजवीर ने कहा, और मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। अंजलि की आंखें कांप उठी। मैं आरव को बताऊंगा जब तुम चाहोगी, और जब आरव इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। अंजलि ने सिर हिलाया। उस रात उन तीनों ने एक शांत डिनर साथ में किया। आरव अभी भी राजवीर को अंकल कह रहा था, लेकिन वे तीनों जानते थे कि एक दिन यह संबोधन बदल जाएगा। 10 साल का सफर तय करके एक नया समय दरवाजे पर खड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह मौसम साफ था। राजवीर सिंह ओबेरॉय आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी टाई बांधी और सूट को ठीक किया। वह सामान्य दिनों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उसका मन अलग था। आज वह 10 साल के झूठ को दुनिया के सामने लाने वाला था। लीगल हेड ने चिंतित चेहरे से कहा, सर, क्या आप सच में यह करेंगे? कंपनी के शेयरों पर भी असर पड़ेगा। राजवीर का जवाब छोटा था, यह 10 साल पहले की मेरी गलती है। मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल पहले से ही पत्रकारों से भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। राजवीर मंच पर चढ़ा और माइक के सामने खड़ा हो गया। नमस्कार,
मैं राजवीर सिंह ओबेरॉय। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। आज मैं 10 साल पहले के अपने निजी जीवन से जुड़े एक सच को बताने के लिए यहां हूं। पत्रकारों की फुसफुसाहट शांत हो गई। 10 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। उस समय की मेरी पत्नी अंजलि शर्मा के खिलाफ जो अफेयर के सबूत मुझे दिखाए गए वे नकली थे। राजवीर ने एक पल के लिए सांस ली और कहना जारी रखा, वे सबूत किसी तीसरे पक्ष द्वारा पैसे देकर बनाए गए थे। कैमरों के शटर की आवाजें तेज हो गईं। मैंने जांच नहीं की। मैंने अंजलि शर्मा की सफाई नहीं सुनी। मैंने एक आसान फैसला चुना और उसके नतीजे में एक इंसान के 10 साल बर्बाद हो गए। राजवीर की आवाज धीमी हो गई। और इससे भी गंभीर बात यह है कि उस समय अंजलि गर्भवती थी। मुझे यह भी नहीं पता था, या शायद मैं जानना ही नहीं चाहता था। पत्रकारों के बीच हैरानी की आवाजें आईं। अंजलि शर्मा ने 10 साल तक अकेले बच्चे को पाला, सब्जी मंडी में काम किया और आखिरकार मेरी ही कंपनी के रिसोर्ट में हाउसकीपिंग का काम करने लगी। राजवीर ने सिर झुकाया। मेरी बनाई हुई कंपनी में मेरी जानकारी के बिना वह कमरे साफ कर रही थी। खामोशी छा गई। आज मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं अंजलि शर्मा और अपने बेटे से, और इस मंच से मैं यह कहना चाहता हूं। राजवीर ने सीधे कैमरे में देखा। सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी है क्योंकि मैंने सच जानने की कोशिश नहीं की। उसने एक बार फिर गहराई से सिर झुकाया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबरें इसी कहानी से भरी हुई थीं। अरबपति का 10 साल पुराना तलाक, सच आया सामने। नकली अफेयर की तस्वीरें, एक महिला के 10 साल बर्बाद। राजवीर सिंह ओबेरॉय ने पूर्व पत्नी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। गोवा रिसोर्ट के स्टाफ रूम में अंजलि चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके सहकर्मी फुसफुसा रहे थे, यह वही अंजलि मैडम है? हाँ, हमारे ही डिपार्टमेंट में थीं, मुंबई से आई थीं, और देखो क्या कहानी निकली। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वह बस स्क्रीन पर राजवीर के चेहरे को देख रही थी। उस शाम राजवीर फिर से अंजलि के घर के सामने खड़ा था। देखा मैंने, अंजलि ने दरवाजा खोलते हुए कहा। खबरों में सब कुछ आ गया है। मुझे माफ कर दो, मुझे पहले बताना चाहिए था। कोई बात नहीं। अंजलि शांत थी। वैसे भी यह सच सामने आना ही था। राजवीर एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, तुम्हें वह नौकरी छोड़नी होगी। अंजलि की भौहें चढ़ गईं। क्यों? दूसरे कर्मचारियों की नजरें तुम्हें असहज करेंगी। और राजवीर ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। इसके बजाय क्या तुम होटल ऑपरेशन में वापस आना चाहोगी? अंजलि ने कागज नहीं लिए। मुझे फील्ड का काम पसंद है। मैं इस तरह का कोई विशेष बर्ताव नहीं ले सकती। तुम्हारी पढ़ाई होटल मैनेजमेंट में थी। वह 10 साल पुरानी बात है। अभी भी देर नहीं हुई है। राजवीर ने कागज मेज पर रख दिए। रिसोर्ट ऑपरेशन कंसल्टेंट, हाउसकीपिंग सिस्टम में सुधार, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन, ये वो पद है जहां तुम अपने अनुभव से बदलाव ला सकती हो। अंजलि ने कागजों को देखा। उसे कॉलेज के दिनों के सपने याद आ गए। मैं सोचूंगी। कुछ दिनों बाद अंजलि रिसोर्ट के मीटिंग रूम में बैठी थी। पहली बार उसने अपना चेहरा और नाम सामने रखकर अपनी राय दी। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई चीज खोती है तो शक सबसे पहले उन पर किया जाता है। अंजलि की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। सीसीटीवी जांच की प्रक्रिया सिर्फ दिखावा है, और कार्ड की लॉग की ठीक से जांच नहीं होती। अगर ग्राहक गुस्सा करता है तो हमें बस माफी मांगने को कहा जाता है। मीटिंग में बैठे मैनेजरों ने सिर हिलाया। वीआईपी मेहमानों के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। जब तक कर्मचारियों की सुरक्षा के नियम नहीं होंगे तब तक अच्छी सर्विस भी नहीं मिल सकती। मीटिंग खत्म होने के बाद एक मैनेजर ने आकर कहा, अंजलि जी, आज आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अंजलि एक पल के लिए रुकी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जो इंसान चुपचाप स्टाफ कॉरिडोर से गुजरता था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज वह अपना चेहरा और अपनी आवाज सामने रख रहा था। राजवीर मीटिंग रूम के दरवाजे के बाहर से यह सब देख रहा था। अंजलि अब 10 साल पहले की रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। वह एक ऐसी इंसान थी जिसने दर्द सहा, अपने बच्चे की रक्षा की और अपनी जगह खुद बनाई। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजवीर हर हफ्ते गोवा आता जाता रहा। रिसोर्ट के काम के साथ साथ वह आरव के अस्पताल के दौरों में भी साथ जाने लगा। एक दिन अस्पताल से लौटते हुए
आरव ने अचानक पूछा। अंकल, क्या आप मेरे पापा हैं? गाड़ी में खामोशी छा गई। अंजलि ने राजवीर को देखा। राजवीर ने एक पल के लिए स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, फिर गाड़ी को किनारे रोक दिया। इंजन बंद करके वह पीछे मुड़ा। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मेरे दोस्त कह रहे थे कि जिन बच्चों के पापा नहीं होते उनके पापा बाद में आ जाते हैं। आरव ने मासूमियत से कहा। आप बार बार आते हैं तो मुझे लगा कि शायद आप ही मेरे पापा हैं। राजवीर ने अंजलि को देखा। अंजलि ने धीरे धीरे सिर हिलाया। राजवीर ने आरव को सीधे देखा। हाँ, मैं ही आरव का पापा हूं। बच्चे की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? हाँ। तो आप अब तक कहाँ थे? इस सवाल पर राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने धीरे से कहा, पापा को देर से पता चला कि आरव इस दुनिया में है। क्यों नहीं पता था? कुछ उलझने थीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम सब बताएंगे। आरव ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, तो क्या अब हम साथ में रहेंगे? अंजलि और राजवीर दोनों ने एक साथ मुंह खोला, फिर रुक गए। आरव ने फिर कहा, मेरे सारे दोस्त मम्मी पापा के साथ रहते हैं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? अंजलि कोई जवाब नहीं दे सकी। राजवीर भी चुप रहा। धीरे धीरे सोचते हैं, अंजलि ने आखिरकार कहा। अभी पापा को आरव को जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। वह पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन उसने बात मान ली। गाड़ी फिर से चल पड़ी। कुछ महीने बीत गए। मीरा थापर को अदालत ने दोषी ठहराया। उसे मानहानि और धोखाधड़ी के लिए निलंबित सजा मिली, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। उसके गोल्फ कोर्स के बिजनेस पर भी असर पड़ा। समीर वर्मा को गवाह के तौर पर छूट मिल गई, लेकिन उसने अंजलि से आकर घुटनों के बल माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीऊंगा। अंजलि ने उसे उठाया। उठिए, वह बीती बात हो गई। समीर ने आंसू बहाए। और फिर एक दिन राजवीर आरव को समंदर किनारे ले गया। अंजलि भी साथ थी। आरव ने लहरों को देखकर चिल्लाया, पापा वहां देखिए। उसने पहली बार पापा कहा था। राजवीर वहीं रुक गया। उसका दिल गर्म हो गया। हाँ, वाह, लहरें कितनी तेज हैं। साथ चलिए। बच्चे ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने अंजलि को देखा। वह धीरे से मुस्कुरा रही थी। वे तीनों साथ साथ रेत पर चलने लगे। शाम को अंजलि ने कहा, आरव, घर चलने का समय हो गया है, बस थोड़ी देर और दवा खानी है। आरव ने निराश चेहरे से सिर हिलाया। राजवीर ने कहा, मैं घर छोड़ देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। राजवीर ने अंजलि को सीधे देखा। मैं साथ चलना चाहता हूं। अंजलि एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिला दिया। गाड़ी में आरव थककर सो गया। अंजलि ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। शुक्रिया, अंजलि ने धीरे से कहा। किस लिए? यह सब करने के लिए। राजवीर ने सिर हिलाया। यह मेरा फर्ज है, देर से ही सही। अंजलि की आवाज धीमी हो गई। 10 साल आसानी से नहीं मिटते, मैं जानता हूं, राजवीर ने जवाब दिया। मैं धीरे धीरे चलूंगा जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। अंजलि खिड़की से बाहर देखने लगी। समंदर अंधेरे में हिलोरें ले रहा था। घर आ गया। राजवीर ने सोए हुए आरव को गोद में उठा लिया। बच्चे ने हल्की सी आह भरी और राजवीर के कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। अंजलि ने दरवाजा खोला। राजवीर ने आरव को सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया, कंबल ओढ़ाया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। आप ध्यान से जाइएगा, अंजलि ने दरवाजे पर कहा। राजवीर ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। दरवाजे पर रुककर उसने कहा, अंजलि जी, समय देने के लिए शुक्रिया। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई। दरवाजा बंद हो गया। राजवीर ने गाड़ी में बैठकर इंजन चालू किया। उसने शीशे से घर को देखा। एक छोटी सी खिड़की में बत्ती जल रही थी। 10 साल पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया था, आसानी से, जल्दी से। इस बार वह तब तक इंतजार करेगा जब तक दरवाजा फिर से नहीं खुल जाता। धीरे धीरे, सावधानी से। समंदर पर चांदनी फैली हुई थी। लहरें बिना रुके आ रही थीं और जा रही थीं। यह अंत नहीं, एक शुरुआत थी। जो इंसान अदृश्य था, अब वह अपने नाम के साथ खड़ा था, और इस बार कोई भी उसकी जगह नहीं छीन सकता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? 10 साल के समय ने जिन 2 लोगों को अलग कर दिया था, उनके फिर से एक साथ आने के सफर को हमने देखा। सबसे करीबी इंसान पर विश्वास, यह कितना कीमती है, यह कहानी हमें दिखाती है। एक आसान शक और जल्दबाजी के फैसले ने 10 साल का पछतावा पैदा किया, लेकिन देर से ही सही, सच को खोजने और जिम्मेदारी लेने की कोशिश में हमने एक उम्मीद देखी। आपकी क्या राय है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।